नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र बड़ा इम्पोर्टेंट है 2024 के चुनाव के लिए, इसलिए कि ये जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं। और यहाँ पे 48 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद पिछले अगर चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 में जो हुआ था, उसमें 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। दोनों साथ लड़े थे। बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस ये शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी। तो 2 सीटें बीजेपी हार गई थी और 5 सीटें शिवसेना हार गई थी। 5 सीटें जो शिवसेना हारी थी और 2 बीजेपी हारी थी, उसमें से 23 सीटों पर एनसीपी लड़ी थी और 4 सीटें एनसीपी जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी के बीच ही 25 और 23 का समीकरण था। 25 सीट पे कांग्रेस, 23 सीट पे एनसीपी। तो 25 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, उसको 1 सीट मिली और 23 सीट पे एनसीपी लड़ी, उसको 4 सीटें मिली। वोट प्रतिशत देखिए तो 27% वोट मिला था बीजेपी को और 23% वोट मिला था शिवसेना को। एनसीपी को मिला था 15.7% वोट और कांग्रेस को भी इसी आसपास में मिला था, 16% के आसपास का वोट मिला था। तो ये जो टोटल जो है वोटों का समीकरण है इनका, वो बता रहा है कि दोनों आसपास है। तो स्थिति अलग है इस बार। और अलग स्थिति क्या है और क्या समीकरण बनेगा 2024 के चुनाव में, किस तरह से लड़ेंगे लोग और क्या परिणाम आ सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विवेक देशपांडे, महाराष्ट्र के चर्चित जर्नलिस्ट। विवेक भाई नमस्कार। नमस्कार। इस बार आपको जो है महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है गणित? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पिछली बार तो 23 सीटें बीजेपी को मिली थी, तब शिवसेना साथ में थी। इस बार शिवसेना साथ में नहीं है। शिवसेना का एक टुकड़ा साथ में है, जो शिंदे सेना जिसको कह रहे हैं लोग, और अब एनसीपी का भी एक टुकड़ा साथ में, अजित गुट। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी पहले से शिवसेना के साथ रह के मजबूत थी, शिवसेना बीजेपी अलायंस ज्यादा मजबूत था, या अब ये जो गठबंधन बना है 3 दलों का वो ज्यादा मजबूत है? क्या आपका क्या आकलन है? जी धनंजय जी, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो अपनी ताकत बीजेपी की जो ताकत महाराष्ट्र में कम हुई थी शिवसेना उससे अलग होने के बाद, उस ताकत को फिर से बीजेपी ने वापस हासिल कर लिया है, शिवसेना को तोड़कर और एनसीपी बाद में एनसीपी को तोड़कर। अगर महाविकास आघाड़ी अपने ओरिजिनल स्थिति में रहती तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था महाराष्ट्र में कुछ भी कर पाना, मतलब उस तरह का यश प्राप्त करना जिस तरह का उसने 2019 में किया था। लेकिन शिंदे गुट को शिवसेना से अलग कर और इधर से अजित पवार के गुट को एनसीपी से तोड़कर अपने साथ लेकर आने के बाद बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक जो इनविजिबल इसमें फैक्टर है वो ये है कि शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, मतलब जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसकी कितनी ताकत बची है। क्या वो सिंपैथी फैक्टर जिसकी चर्चा सब कोई करते हैं, वो सिंपैथी फैक्टर क्या उद्धव ठाकरे के पक्ष में उस तरह का यश लेकर आएगा जिस तरह का उन्हें 2019 में मिला था? ये एक सवाल है। उसी तरह से क्या शरद पवार के पीछे एक आम जो एनसीपी का वोटर है वो शरद पवार के पीछे उतनी ताकत के साथ आज भी खड़ा है जितना वो पहले था? मतलब एनसीपी में 2 फाड़ होने से पहले जो एक सपोर्ट बेस शरद पवार जी का था, क्या उतना ही कायम है, या फिर उसमें भी जो 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 कुछ भी उसमें कटौती हुई है वो कितनी है? तो मुझे लगता है फिर भी जैसा एमवीए का जो जब सरकार थी एमवीए की, उसके बाद उसमें सिर्फ बीजेपी एक तरफ और शिवसेना पूरी कंबाइंड और एनसीपी पूरी कंबाइंड और कांग्रेस ऐसा इकट्ठा जब थे, तब वो जो ताकत थी वो ताकत अभी निश्चित ही इंडिया अलायंस की नहीं बची है। अब इनके साथ और कौन कौन आता है? मतलब क्या वंचित बहुजन आघाड़ी इनके साथ आती है महाविकास आघाड़ी के साथ? क्या और कोई छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ आ सकती है? क्या वो राजू शेट्टी आ सकते हैं? क्या इस तरह के लोग जो जिनका अपना कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जिनकी अपनी कुछ ताकत है, ऐसे जो छुटपुट
ग्रुप है, क्या वो इनके साथ जुड़ जाते हैं या फिर वो अलग ही मतलब जैसे शेट्टी है, ऐसा माना जाता है कि वो किसी गुट में जाने की संभावना कम है, वो अपना इंडिपेंडेंटली ही लड़ेंगे। क्या उनको अपनी तरफ खींचने में महाविकास आघाड़ी सक्सेसफुल होती है? तो ये सारे सवाल है। अभी फिलहाल तो इतना हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी जो खोई हुई ताकत है वो इन दो पार्टियों को तोड़कर और उनके बहुत बड़े ग्रुप्स, जो टूटे हुए ग्रुप है, वो अपने साथ लाकर अपनी ताकत को वापस रीएस्टेब्लिश किया है। इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में आज तो है, ऐसा लगता है। विवेक भाई, जो समीकरण बनते हैं अगर उसको समझना चाहें तो हम एक भूमि रखते हैं कि समझिए कि कांग्रेस पार्टी साबुत है, पूरी पार्टी है, पूरी ताकत के साथ है, और दूसरी पार्टी है बीजेपी जो पूरी ताकत के साथ है। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है उन दोनों के अपने जो वोट हैं वो अपनी जगह है। दोनों की इस बार जो लड़ाई हो रही है 2024 का चुनाव का, वो लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। मूल तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें कि कौन सरकार बनाएगा तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। शिवसेना सरकार नहीं बना सकती है, न एनसीपी सरकार बना सकती है, न शिंदे सेना सरकार बना सकती है, न अजित गुट सरकार बना सकती है। तो आप इधर रहो या उधर रहो, या कांग्रेस के साथ रहो या बीजेपी के साथ रहो, यही पूरे राष्ट्र में, देश भर में स्थिति है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को क्या आप देखते हैं कि पिछली बार की तुलना में कांग्रेस इस बार मजबूत हुई है या कांग्रेस अभी कमजोर दिखाई पड़ रही है? क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक पूरे एक ध्रुवीकरण बताया जा रहा है, एक दूसरा बताया जा रहा है कि जो मोदी से नाराज हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, वो वोट बंटना नहीं चाहता, वो कांग्रेस को देना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस की स्थिति आपको कहाँ दिखाई पड़ती है? ये कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है 2019 से कांग्रेस की स्थिति वैसे अच्छी ही है, मतलब उतनी बुरी नहीं है। 2019 में तो एक ही सीट वो जीत पाए थे, वो भी चंद्रपुर की सीट। और वहां पर भी देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी आप देखिए, बीजेपी उन सारी सीटों पर स्पेशल फोकस कर रही है जिन सीटों पे वो कांग्रेस के साथ में डायरेक्ट फाइट में हारी थी। तो अभी जेपी नड्डा चंद्रपुर का उनका प्रोग्राम है, जिसमें वो चंद्रपुर आकर वहां क्या किया जाना चाहिए ताकि वो सीट हम वापस ले सके, इसके बारे में वो चंद्रपुर में आके वहां के बीजेपी के लोगों के साथ चर्चा वगैरह की, उनकी शायद कोई सभा वगैरह भी वहां पर है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। ये जो दूर की सोचने वाली पार्टी है बीजेपी, वो बराबर ऐसे क्षेत्रों पे अपना ध्यान केंद्रित करती है जहां पर वो हारी थी, परास्त हुई थी पिछली बार। तो उस लिहाज से वो चंद्रपुर से उन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो ये अभी कांग्रेस जो है, मुझे नहीं लगता कि वो पिछली बार जितना खराब कांग्रेस का परफॉर्मेंस था उतना इस बार रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो इम्प्रूव होगा, लेकिन कितना इम्प्रूव होगा, और ये जो एडिशन है वोटों का वो कितना होगा कांग्रेस के साथ में, शिवसेना और एनसीपी के जो गुट उनके साथ में, उसका एडिशन कितना होगा, क्या वोट ट्रांसफर ठीक से होगा, ये सारी बातें जो है वो उसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल। तो अलग है, वो तो अलग, ट्रांसफर अलग है, लेकिन एक जो है नैरेटिव की बात करें, अब कितना किसको वोट मिलेगा वो बताना तो आसान नहीं है किसी के लिए। लेकिन एक सवाल आता है कि नैरेटिव क्या कह रहा है, नैरेटिव क्या जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? नैरेटिव तो कुछ भी नहीं है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए जिस तरह से बीजेपी अपने प्रोग्राम्स, उनके सतत कोई ना कोई प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अभी राम मंदिर का उनका पूरा एक महीने भर का प्रोग्राम है, 22 तारीख तक का। तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या है, उसको काउंटर करने के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पास क्या है? तो ये जो माहौल बनाने की प्रक्रिया है, नहीं, वो तो नैरेटिव भारत न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं, और एक गठबंधन जी, वो सारे स्टेट्स में हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी होगा, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो वो पब्लिक के बीच में दिखने वाली जो बात है, जो बीजेपी कंटिन्यूसली पब्लिक के बीच में दिखती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। वैसे कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने शहर में देखिए, आप, मैं अपने शहर में देखता हूँ, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। तो देखिए अब की बार जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे, उसमें एक बात जो सामने आई बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि बगैर किसी एक्टिविटी के, मतलब देखिए बीजेपी कांग्रेस के पास न तो मोदी जैसा नेता है पॉपुलर, न उनके पास अमित शाह जैसा एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है, न उनके पास हिंदुत्व और नेशनलिज्म जैसा कोई नैरेटिव है, न उनके पास कोई लाभार्थी एडवांटेज है।
सारा वो बीजेपी के पास है। और बीजेपी के पास सारी इंस्टीट्यूशंस भी है जिसका दुरुपयोग वो कंटिन्यूअसली कर रही है, और बहुत पैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स बीजेपी के पक्ष में होने के बावजूद अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस को 40% वोट मिल रहा है, तो आप देखिए कुछ भी नहीं है, फिर भी 40% लोग खड़े हैं आपको, आपके इंतजार में लोग बैठे हैं, लोग आपको मत देने के लिए बैठे हैं, आप कुछ करें ना करें। तो अगर आप कुछ करते हैं, अगर आप एक्शन मोड में लोगों को दिखते हैं, तो उसमें आपके मतों में इजाफा तभी होगा। तो लोग जितने अपने मन से, अपने इंस्पिरेशन से आपको मत देना चाहते हैं, उतने लोग तो खड़े हैं, आप कुछ करिए मत करिए। आप कितने भी इनर्ट, इनएक्टिव दिखे, फिर भी लोग आपको वोट करने के लिए तैयार हैं। तो उसको इस तैयारी को आप अपने एडवांटेज में किस तरह से कन्वर्ट करने, आपके पास क्या स्कीम है, इसके लिए क्या योजना है, कुछ तो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। तो कांग्रेस ग्राउंड पे कर क्या रही है, कौन सी एक्टिविटीज चल रही है? क्या बस्तियों में जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या अपनी बात रख रहे हैं लोगों के बीच में? अभी नागपुर कुछ में तो नहीं हो रहा है। आपके यहाँ जो महारैली की उन्होंने नागपुर में 139वें स्थापना दिवस के अवसर पे काफी भीड़ आई, काफी लोग आए, तो जाहिर है वो आए तभी जब उन्होंने काम किया है कि लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया। पैसे तो है नहीं कि सबको पैसे देके बुलाएंगे उन्होंने, तो उन्होंने काम तो किया उस तरीके से, तो वो तो दिखाई पड़ा एक रैली की। फिर वो अभियान चला रहे हैं, अभी सीटों के बंटवारे पे बात हो रही है, भारत न्याय यात्रा चलाएंगे या और जो भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता भी तो अपनी तरफ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम नहीं है। नहीं है धनंजय जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। रैलियां करना ये अपने आप में अलग बात है, ऐसी बहुत सारी रैलियां इलेक्शन के दौरान होती है, उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। रैलियों से काम नहीं, ये काम जो है वो पब्लिक के बीच में कार्यकर्ताओं को जाकर अपनी बात रखने की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से बीजेपी के समाज के हर तबके में, हर प्रोफेशन में बीजेपी के गुट है, अपने संघ परिवार के अपने गुट है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र रहे, चाहे धर्म का क्षेत्र रहे, वकील रहे, इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, गरीब बस्तियां रहे, दलित बस्तियां रहे, सारी जगह बीजेपी का संघ परिवार के काम करने वाले लोग हैं जो कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रहते हैं, और लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, उनके प्रोग्राम्स चलते हैं। दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में इनके लोग जाकर मुफ्त में सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एलजीबीटी कम्युनिटी में संघ का काम है। आपको पता है इसके बारे में? आपको कोई जानकारी है एलजीबीटी कम्युनिटी में संघ का? तो ये जो लोगों के बीच में रहना और लोगों के बीच में उठना बैठना और लोगों के साथ में अपनी बातों को शेयर करना और अपने मतों को शेयर करना और लोगों पर उसका इंप्रेशन जमाना, ये जो काम है वो देखिए, हल्दी कुंकू का प्रोग्राम करती है, महिला डॉक्टर्स करती है इनकी, या फिर वो जो गुड़ी पड़वा होता है महाराष्ट्र में, उस समय महिलाएं मोटरसाइकिल पर रैलियां निकालती है, वो दुपट्टा बांधती है और चौक में, शहरों के चौकों में उतरकर वहां पर नृत्य का प्रोग्राम होता है। वहां जय भवानी जय शिवाजी की ललकार लगती है, और भगवे जो फ्लैग्स है वो सब जगह लगाए जाते हैं पूरे शहर में। तो ये जो माहौल बनाने की प्रक्रिया है, तो आपकी बात से ये निकल के आ रहा है विवेक भाई, कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है बताइए? आपकी बात से मैं ये अगर निकालूं कि बीजेपी और हटा दीजिए शिवसेना और शिवसेना गुट, ये शिंदे गुट, एनसीपी, पवार गुट और अजित पवार गुट, अगर कांग्रेस वर्सेज अगर बीजेपी होता है तो उसमें बीजेपी आपको अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है, ये आपके बात से मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है जी। अब दूसरी बात लेते हैं कि अगर हम लेते हैं, समझिए शरद पवार की बात करते हैं, कि शरद पवार और अजित पवार के गुट की बात करते हैं, इन दोनों गुटों में कौन आपको ज्यादा एक्टिव और कौन ज्यादा प्रभावी दिखता है आम आदमी को? नहीं, इसमें एक्टिव तो शरद पवार ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने की है लेकिन कुछ ही की है, लेकिन शरद पवार जिस तरह से एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम पे चल पड़े हैं, जब से अजित पवार गुट से अलग हुए हैं, तब से जो एक लोगों के बीच में जाकर लोगों से संवाद बनाने की जो बात है, संवाद स्थापित करने की जो बात है,
वो इतने उम्र होने के बाद भी, मतलब 82-83 साल की उम्र होने के बाद भी उनका लोगों के बीच में जाना, लोगों से बात करना चल रहा है। तो ये होना चाहिए। ये जो है बीजेपी, ये 24/7 करती है। ठीक है, मतलब वो साल अपनी भर। जगह, वो हर देखिए, हर आदमी जी। का अपना अपना गुण है। कोई 24 घंटा का काम करता है, कोई 6 घंटा काम करता है, वो अलग इशू है। लेकिन शरद पवार और अजित पवार में अगर तुलना करेंगे, तो आप अजित तो पवार को ज्यादा वजन देंगे या मुझे नहीं शरद? मुझे आज नहीं मुझे आज भी शरद पवार का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। भारी लगता है, ठीक है। अब बात आते हैं अब लेकर के शिवसेना पे। शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे, इन दोनों गुटों की अगर बात करें तो कौन आपको ज्यादा प्रभावी दिखाई पड़ता है? अब देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है कि जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि शाखाएं जो है, हाँ, सारी शाखाएं अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ में है। मतलब शाखा जो है वो जो उनका बेसिक यूनिट है वो एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं है। मतलब मैं ज्यादातर शाखाओं की बात कर रहा हूँ। उसका अगर विचार किया जाए तो आज भी उद्धव ठाकरे का गुट ज्यादा प्रभावी है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, वोटों में कितना तब्दील होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन और सिंपथी तो है ही। भाई, आप किसी और के पिता को अपना पिता कह के वो हाईजैक हाईजैक करने की बात करते हो उसको, तो वो बात तो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। और फिर कुछ कुछ निगेटिव बातें जो लोगों के जहन में पक्की बैठी है, वो ये है कि बीजेपी ने किसी जमाने में नहीं, क्या हमेशा ही कहते रहे वो कि सबसे बड़ा जो स्कैम है देश का 70,000 करोड़ का, वो तो एनसीपी ने किया। और ये भी यहाँ तक कह दिया कि ये नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है, ये भी कह दिया था। और उसके सरगना तो अजीत पवार को भी बताया गया था। सब तो बातें बीजेपी की तरफ से हुई थी। उसके बावजूद भोपाल में भाषण करने के बाद मोदी जी ने 4 दिन के बाद अजीत पवार जी को अपने महाराष्ट्र की कैबिनेट में ले लिया। सिर्फ लिया ही नहीं तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, और सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फाइनेंस मिनिस्टर की चाबी दे दी। जो पैसा पूरे उनके हाथ में दे दिया। अगर वो सबसे करप्ट नेता थे तो आप पैसे वाली मिनिस्ट्री उनके हाथ में कैसे दे रहे? तो इसका भी एक निगेटिव मैसेज समाज में गया है महाराष्ट्र में। अब वो उसको काफी समय भी हो गया। क्या होता है, समय जब निकल जाता है, बीत जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा उस बात को याद नहीं करते। तो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट जो कहते हैं, तो उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। उसको कैंपेन में लाना पड़ेगा उस बात को, ताकि लोग उसका कॉग्निजेंस लेकर अपना मत बनाए। ये ना हो कि बिल्कुल ब्लैंकेट तरीके से बीजेपी को वोट दे दिया। तो मुझे लगता है कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी आज भी एक सिंपथी के लेवल पर ताकतवर है और शाखाओं के लेवल पर भी ताकतवर है। एकनाथ शिंदे जो है वो कितना असर पब्लिक, अभी वो कुछ मेरे ख्याल से कुछ रैली भी निकाल रहे हैं, कुछ एक यात्रा भी निकाल रहे हैं एकनाथ शिंदे। उसकी भी कुछ कल खबर आई थी। तो कुछ दो लेग्स में वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो भी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो ये जो पब्लिक के बीच में जाने वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, दूसरा ये कि मुस्लिम वोट भी यहाँ पे 11-12% है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो 11% 12% वोट है, और इसमें से पिछली बार के चुनाव में AIMIM भी एक सीट जीत लाई थी। विधायक भी, लोकसभा का सीट भी एक उसको मिल गया था। और वो भीम आर्मी के साथ, मतलब ये लोग भीम आर्मी नहीं कही है, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, ऐसा कुछ और किया था। तो क्या इस बार क्या लगता है आपको कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आएंगे, या इस बार भी मुस्लिम वोट जो है इधर उधर छिटकते भटकते रहेंगे? वो मुझे लगता है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी होप जो है, आशा कांग्रेस के पक्ष में जाती है। मुस्लिम वोट सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह मुस्लिम वोट जो है बड़े पैमाने पे कांग्रेस की तरफ झुकेगा। क्योंकि जिस तरह की स्थिति देश में हम देख रहे हैं, जिस तरह का एक पोलराइजेशन, ऑथोरिटेरियनिज्म, इस तरह का जो वातावरण देश में बना है, जिसमें सबसे बड़े विक्टिम्स जो है वो मुस्लिम है। मतलब क्रिश्चियन से भी ज्यादा मुस्लिम इस देश में सबसे बड़े विक्टिम बीजेपी के इस राजनीति के बन रहे हैं। और ये बात मुस्लिम जनता में अभी बहुत सीरियसली ली जा रही है। नहीं तो पिछली बार हमने देखा कि कुछ 6-7% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, ये भी बात हुई थी। अब देखिए, वो कोई कैंपेन भाईजान मोदी नाम का कुछ कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को अपने तरफ करने की बात हो रही है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम सब बनाते हैं, एक बयान आया था कि मुस्लिम महिलाओं को परमानेंट पति दिया मोदी जी ने।
तो ये लेकिन सम्मान की बात नहीं, ये तो अपमानित करने वाली बात हुई। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करते हैं, जबकि लेकिन पिछली बार ऐसा माना जाता है भाई, जबकि मुस्लिम समाज मानता है कि शादी जो है जन्म जन्म का बंधन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। तो परमानेंट पति उनको क्या देंगे आप, जिनका कॉन्ट्रैक्ट पे, निकाह ही कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। अच्छा, 3 तलाक जो है, मूलतः जो 3 तलाक है वो 3 तलाक, तलाक 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 वाला जो कहते थे, जो गरीबों में प्रचलित था, जो पता नहीं कहां से आया, उसका बहुत कम परसेंटेज है, वो खत्म किया आपने। लेकिन जो मूल 3 तलाक है, जिसमें टाइम लेकर के 3 तलाक होता है, उसमें अवधि है कि इतने समय के बाद, फिर इतने समय के बाद 1 तलाक देंगे, फिर इतने समय के बाद फिर मौलाना के पास जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा, फिर 1 साल के बाद फिर एक, तो वो लंबा एक गैप है। फिर भी आपको लगता है कि आपको तलाक देना है, तो तलाक वैलिड है। वो तलाक तो है। ये क्विक तलाक, जो फास्ट ट्रैक तलाक था, उसको जो है खत्म किया, अभी भी चल रहा हालांकि। लेकिन जो ये इन्होंने कहा कि परमानेंट पति हमने, मोदी जी ने दिया, ये पूरी के पूरी जो है अपमानजनक है और ये गॉसिप है जी। हाँ, नहीं, लेकिन वो कोशिश तो उनकी चल रही है, पसमानदा मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने की कोशिश चल रही है। हालांकि उनके जो स्ट्रीट वायलेंस के जितने भी विक्टिम्स हैं बीजेपी की तरफ से, जो स्ट्रीट वायलेंस, वो सारे पसमानदा ही है। तो ये बात मुस्लिम कितने समझते हैं इस बात, क्योंकि मुसलमानों में भी बहुत ही बड़े आसानी से जिनको उसमें भी खोजा जा सकता है, खोजा मुस्लिम या कुछ और मुस्लिम, सिया में भी कहा जाता है कि वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहें, वो इनके साथ मुस्लिम बीजेपी, जी, तो वो जितने भी मुस्लिम्स अपनी तरफ करने की पॉसिबिलिटी, अपनी तरफ उनके तरफ आने की पॉसिबिलिटी, उनको सबको वो एंटाइज करेंगे, उनको सबको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे। उनकी बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? बड़ा वोट बैंक जो है कांग्रेस के साथ है। हाँ, वो तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुसलमान अभी समझ गया है कि बीजेपी अगर फिर से चुनकर आती है तो मुसलमानों के लिए इस देश में कोई भविष्य नहीं है। इस बात को अब पता नहीं मुस्लिम समुदाय के जो नेता है वो कितना इस बात को अपने समुदाय की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई आप देखिए, अगर आप बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं करते, या फिर आप अपोजिशन की तरफ से नहीं खड़े रहते, तो मुस्लिम समुदाय को जो आने वाले समय में जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह की बात मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समुदाय के जो नेता है वो किस तरह से ले जा रहे हैं, ले जा रहे भी नहीं ले जा रहे, ये भी एक सवाल है। तो मुस्लिम समुदाय कितना अवेयरनेस के लेवल पर, कितना अभी उनका अवेयरनेस कितना है, वो कितना स्ट्रांग है, वो देखना बहुत जरूरी है। अभी बहुत बल्क तरीके से, एनमास तरीके से मुसलमानों के वोट अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा। और मुझे लगता है कि वही स्थिति दलितों के बारे में भी है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि दलितों का जो वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ झुकेगा। भारत जोड़ो यात्रा का एक लेग मुंबई में भी आने वाला है, जो दूसरी यात्रा है, तो उसका कितना, एक सिर्फ एक पिछले बार की भारत जोड़ो यात्रा और इस बार की भारत जोड़ो यात्रा में फर्क ये है कि पिछली बार की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके आसपास कोई इलेक्शंस नहीं थे, कुछ मेरे ख्याल से कुछ बाई इलेक्शंस वगैरह चल रहा था वहां गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, वो थे हाँ, वो तो लेकिन बहुत इतना बड़ा जो इलेक्शन है लोकसभा का, उस तरह के कोई इलेक्शंस नहीं थे। अभी ये हो रहा है कि इलेक्शन का कैंपेन और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, वो एक साथ चल रहे हैं। तो उसका जो उस यात्रा का जो इफेक्ट है, जो पिछले यात्रा का खत्म हो गया, अभी कोई उस यात्रा को बहुत ज्यादा याद नहीं कर रहा था। तो ये कैसे होता है, जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, तो साल भर की जो पढ़ाई है और परीक्षा के पहले आप जो पढ़ाई करते हैं, परीक्षा से जस्ट पहले 1-2 दिन जो आप पढ़ाई करते हैं, उसका जो आपको फायदा होता है वो साल भर की पढ़ाई का नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो यात्रा है, ये जो दूसरा चरण है भारत जोड़ो का, उसका जो फायदा इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन वोटिंग में जो कांग्रेस को होगा, अपोजिशन को होगा, वो फायदा महाराष्ट्र में भी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मोदी फैक्टर को वो काउंटर करने में उसका एक एडवांटेज मिलेगा एमवीए को, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन विवेक भाई, महाराष्ट्र हमारे देश में माना जाता है कि सामाजिक न्याय वाली भूमि यही रही। बिहार तो सामाजिक न्याय बाद में हुआ,
आज़ादी के बाद की कहानी है और वो भी 60s के दौर की कहानी है वो, वहाँ बिहार में सामाजिक न्याय की बात। लेकिन महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की बात तो आज़ादी से पहले से होती रही है। वो चाहे शाहू महाराज हों, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हों, अम्बेडकर हों, ढेर सारे लोग। तो क्या यहाँ पे शायद यही वजह है कि बीजेपी को इतना फैलने का अवसर नहीं मिला, जितनी ताकत से यूपी में वो फैल गई, मध्य प्रदेश में फैल गई या गुजरात में फैल गई। क्या आपको लगता है कि सामाजिक न्याय और धर्म के बीच जो चुनना होगा, तो महाराष्ट्र की बहुसंख्य जनता क्या चुनेगी, धर्म चुनेगी या सामाजिक न्याय चुनेगी? देखिए, पिछले बार तो बहुत जबरदस्त तरीके से उनको यश मिला था, महाराष्ट्र में 41 सीटें मिली थी। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि उसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र में अब भी है जैसी पहले थी। मतलब एक उसको कहते हैं पुरोगामी महाराष्ट्र, यानी पुरोगामी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जो बहुत एडवांस्ड एक थिंकिंग होता है, एक सोशल थिंकिंग होता है, उस तरह का थिंकिंग महाराष्ट्र में प्रिवेल करता है। इस तरह की एक समझ महाराष्ट्र के बारे में बहुत सालों से बनी हुई है। जो धर्म वाली जो राजनीति है, उसको महाराष्ट्र में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। इस तरह की बात भी हम सुनते आ रहे थे, लेकिन 2019 में ये सब उलट गया। और ये तो धर्म वाली राजनीति तो पहले शिवसेना ने शुरू की, और ऑफ कोर्स आरएसएस की मदद से हुई। वो दोनों एक साथ ही काम करते रहे, सब है। लेकिन हिंदुत्व जब से शिवसेना का महाराष्ट्र में आया है, तब से स्थिति बदलने लगी। 92 के राइट्स वगैरह जो हुए, उसके बाद फिर वो जोर पकड़ती रही। फिर तो उनकी सरकार भी आई थी, शिवसेना बीजेपी की सरकार भी आई थी जी। तो वो काफी सालों से ये जो प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र का जो चलन है, वो काफी सालों से वीक हो गया है। वो उतना ताकतवर नहीं रहा अभी जितना पहले था। तो अभी उसकी उस आशा पर हम अगर जीते रहे कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र तो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, महाराष्ट्र में इनके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि स्थिति जैसे पूरे देश में बदली है, वैसे महाराष्ट्र में बदली है। लेकिन महाराष्ट्र में आज भी वो जो पुरोगामी ताकतें हैं, जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, वो एक्टिव है, और उनका कुछ ना कुछ असर समाज मन पर होते रहता है। वो कितना है आज पता नहीं। कुछ लोग अभी सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज चल रही है महाराष्ट्र में, मूवमेंट्स चल रही है, जिसके चलते थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। जिस तरह की एक ताकत सिविल सोसाइटी की बननी चाहिए, जिस तरह की वो मूवमेंट में जोर पकड़ना चाहिए, उस तरह से वो नहीं पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में आज भी बीजेपी और बीजेपी का जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसने जो एक इनरोड्स बनाए हैं, वो इनरोड्स आज भी उनके काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इलेक्शन का, जो 2019 का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, और महाविकास आघाड़ी जो है वो वही स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति में पहले शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना और बीजेपी थी। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऑनर्स वुड बी इवन, मतलब दोनों तरफ स्थिति बैलेंस बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा बीजेपी को उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना 2019 में, लेकिन वो उसके करीब करीब तो पहुंच ही जाएंगे। 5-10 सीटों का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ताकत तो बनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि ये जो आरक्षण की बात है, मराठा आंदोलन और फिर कुणबी का आंदोलन जिसको लीड कर रहे हैं अभी फिलहाल छगन भुजबल साहब, अब मनोज जरांगे उधर लीड कर रहे हैं मराठा आंदोलन को। ये मराठा आंदोलन और कुणबी आंदोलन, इसका क्या असर पड़ेगा, किसको प्लस किसको माइनस होगा इसका? ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो क्या है कि आपने 2.5 साल जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, सबसे पहले गलती तो बीजेपी ने ये की कि 2019 में जब शिवसेना के साथ में सरकार बनाने की बात चल रही थी, तो उस समय उनके साथ में अलायंस तोड़कर शिवसेना ने, बीजेपी ने अजित पवार के साथ में सरकार बनाने की जो कोशिश की, जो 5 घंटे का, जो 72 घंटे का जो सरकार थी, सवेरे 2 बजे या 3 बजे कुछ उन्होंने शपथ ली थी, वो जो प्रयोग किया था, उससे बीजेपी की इमेज बहुत खराब हुई थी। उसके बाद जब अजित पवार को फिर से अभी लिया, फिर भी उसके बाद भी बीजेपी की इमेज खराब हुई है। तो बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले बहुत काम किए। आपने शिवसेना को अगर 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा आप निभाते, अगर कोई ऐसा आपने वादा किया था, नहीं भी किया था,
अगर नहीं भी किया होगा तो भी आप उस बात को मान लेते, तो आज आपका शिवसेना का पक्का अलायंस रहता है। 2.5 साल तो वैसे भी उनका मुख्यमंत्री तो बना रहा उद्धव ठाकरे, आपने नहीं दिया उनको, लेकिन वो तो 2.5 साल बने रहे। उसके बाद आपने वो अलायंस तोड़ दिया, अब और फिर आपने सत्ता फिर से हासिल कर ली, वो बात अलग है। लेकिन आपको क्या मिला? आपका आदमी तो आज भी मुख्यमंत्री नहीं है, किसी बाहर के पार्टी से इंपोर्ट किया हुआ आदमी आपका मुख्यमंत्री है, और आपका जो ओरिजिनल मुख्यमंत्री था वो उप मुख्यमंत्री बन गया। उसके भी साथ में आप और तीसरे को ले आए उप मुख्यमंत्री बन के, तो आधा उप मुख्यमंत्री, जैसे सुप्रिया सुले कहती है, सही है, आधा उप मुख्यमंत्री बन गया है। अभी देवेंद्र फडणवीस जो आधे उप मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनका जो पोजीशन है उसको शेयर कर रहा है अजीत पवार। तो आपको मिला क्या? और आपको जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आपके वोटों को जोड़ने की जो जद्दोजहद आपको करनी पड़ रही है, वो करनी नहीं पड़ती अगर आप शिवसेना के साथ में अपना अलायंस बनाए रखते और 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को आप मान लेते। तो वहां पहली गलती बीजेपी ने कर ली थी। अब इस बार जो अभी मराठा और ये जो ओबीसी वाला मामला चला है, वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी दिक्कत है। बीजेपी की ताकत ओबीसी में है, उसमें कोई शक नहीं। और जैसे ही वो मराठा आंदोलन शुरू हुआ तो जो बावनकुले जी है बीजेपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने विदर्भ में एक ओबीसी यात्रा भी निकाली। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि मराठा आंदोलन का जो एडवांटेज वो लिया जा सकता है वो लिया जाए, मतलब ओबीसीओ को अपने तरफ कर लिया जाए। और उनके जो मंत्री है छगन भुजबल, वो खुलेआम वो ओबीसी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो ओबीसी को अपने तरफ कर लेना और मराठा जो वोट है उसका भी अपने को जितना एडवांटेज मिल सकता है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के थ्रू उतना लेना, ये शायद बीजेपी की सोच है। बीजेपी का गणित शायद कुछ इस तरह से वो बिठा रहे हैं। लेकिन जो मराठा आंदोलन से बात बनी है, जो एक वातावरण बना है, उसका कितना बड़ा झटका बीजेपी को मिलेगा ये हम आज तो नहीं बता सकते। बीजेपी के पास बहुत कद्दावर मराठा नेता है, एक तो शिंदे और अजीत पवार, इसीलिए उन्होंने साथ में लिए। तो बात यह है कि अगर आप वो 2019 का जो एक आपने प्रयोग किया वो नहीं करते तो आज पूरी ताकत आपकी बनी रहती, और ये मराठा वाला जो फैक्टर है वो आपको उतना आपके ऊपर असर नहीं करता। लेकिन आपने अच्छा 2.5 साल के बाद आपने वो सरकार गिरा के ये आपने सरकार बना ली, तो ये जो मराठा आंदोलन है उसको आपको झेलना पड़ रहा है। अगर नहीं आप ये करते तो इस आंदोलन को तो उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ता था। अब वो तो अपोजिशन में बैठ के इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको मिला क्या? आपने जो कुछ भी तथाकथित आपकी जो चाणक्य नीति है उससे आपने महाराष्ट्र में क्या प्राप्त किया, क्या मिला आपको? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मराठा वोट अगर डिसाइसिवली बीजेपी के खिलाफ जाता है तो फिर जो एडवांटेज बीजेपी ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अपने तरफ करके लिया है, वो एडवांटेज जो है वो नलीफाई हो जाएगा, उसमें बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। तो ये मराठा फैक्टर जो है वो किस तरह से काम करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसके ऊपर भी बीजेपी का भविष्य निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी अर्ली इसलिए है कि अभी इंडिया गठबंधन ने अपनी सीटें तय नहीं की है। इवन जो बीजेपी और उनके साथी गठबंधन है उन्होंने भी अपना तय नहीं किया कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितने सीटें किसको मिलेगी। तो ये तय होने के बाद बहुत कुछ कहा जा सकता है, अभी सो अर्ली। लेकिन हमने इसलिए ये कार्यक्रम किया है ताकि हम जमीन को समझने का प्रयास करें कि जमीन कहाँ है और किसका पौधा कितना बड़ा है, कौन वृक्ष बन सकता है, कौन मुरझा सकता है। इस पर हम बात करने के लिए आज हमने आपके साथ कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आप आए और आपने वस्तुस्थिति रखी, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार कि आपने कार्यक्रम देखा। थैंक यू, धन्यवाद।